हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन पोर्टल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे फिर से शुरू कर रहे हैं नम्स पास पेपर की सीरीज़ को। स्टूडेंट्स, ये वीडियो काफ़ी मेहनत से हमने प्रिपेयर किया है क्योंकि इसकी वजह ये है कि नम्स पास पेपर तो मिलते मुश्किल से हैं और जब मिल जाते हैं तो फिर इन्हें जो पास पेपर दिए उन तमाम को हमने इकट्ठा किया और काफ़ी बार जो काफ़ी रिपीट एमसीक्यूज़ हो रहे थे उनको इस वीडियो में इकट्ठा करने की कोशिश की है। तो ये वीडियो आपने काफ़ी ध्यान से देखनी है क्योंकि एक या दो एमसीक्यूज़ लाजमी जो है आपके पेपर में आ सकते हैं इस वीडियो से, और इस वीडियो को हम ज़रा जल्दी जल्दी कवर अप करेंगे। सो आपने फुल कंसंट्रेशन से इस वीडियो को देखना है और अगर कोई आपका और कोई फ्रेंड जो है वो प्रिपेयर कर रहा है नम्स के लिए तो उसके साथ भी वीडियो को शेयर कर देनी है। चलिए तो हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट एमसीक्यूज। तो फर्स्ट एमसीक्यूज जो पास पेपर में आया था नम्स के वो है द एसोसिएशन ऑफ मोर देन वन राइबोसोम विद अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ मैसेंजर आरएनए कॉम्प्लेक्स इज नोन एज। अब स्टूडेंट ये देखें कि आपसे जो है वो पोलिसोम की डेफिनेशन पूछी हुई है। अब जिस भी स्टूडेंट ने पोलिसोम की डेफिनेशन जो है वो पढ़ी होगी अपनी बुक से वो फौरन इस एमसीक्यूज के आंसर पर पहुंच जाएगा। अब इसका करेक्ट ऑप्शन है पोलिसोम। अब देखिए पॉलीपेप्टाइड यहाँ क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड हम सब जानते हैं कि पॉलीपेप्टाइड जो है वो चेन्स होती हैं और किस में प्रेजेंट होती हैं, प्रेजेंट होती है प्रोटीन्स में। तो एमआरएनए कॉम्प्लेक्स का तो पॉलीपेप्टाइड से कुछ लेना देना ही नहीं है। अब स्टूडेंट्स पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर एक लार्ज चीज मैक्रो नहीं है कि वो मैसेंजर आरएनए के कॉम्प्लेक्स में ही प्रेजेंट होगी, तो ये भी नहीं हो सकता। और पॉलीसेक्राइड हमें पता है कि सेक्रोन बोलते हैं शुगर को, और पॉलीसेक्राइड होते हैं ऐसी शुगर की यूनिट्स में बहुत ज़्यादा शुगर की यूनिट्स, ऐसी लॉन्ग चेंज में बहुत ज़्यादा शुगर की यूनिट शामिल हों, तो पॉलीसेक्राइड भी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। तो करेक्ट इसका ऑप्शन था पोलिसोम, जिसके ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई थी। तो ये एमसीक्यूज 2 मरतबा आ चुका था आपके नम्स के एग्जाम में, इसलिए हमने इसको इस वीडियो में ले लिया, हालांकि आपके सेल साइकिल के एमसीक्यूज नहीं है। अब इससे नेक्स्ट एमसीक्यूज काफ़ी आसान है, लेकिन हम देखा कि काफ़ी बार ये रिपीट हो रहा था, इसको भी हमने इसमें ले लिया। तो एमसीक्यूज क्या था अगला? वो था कि द सेल ऑर्गेनेली विच इज रिस्पॉन्सिबल टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म एटीपी। अब देखिए थोड़ा घुमा फिरा के एमसीक्यूज दिया गया है, लेकिन सब जानते हैं कि जब भी अगर एनर्जी का जिक्र आ जाए तो अपने ऑप्शन पे जाना है माइटोकॉन्ड्रिया के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रियन, जो कि सिंगुलर फॉर्म है माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मैनी माइटोकॉन्ड्रियन को बोलते हैं, तो उसका करेक्ट ऑप्शन था माइटोकॉन्ड्रिया। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। ये एमसीक्यूज थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, कंपोजिशन जो है वो नहीं लिखी हुई हमारी एफएससी की बुक्स में। अब इसमें पूछता क्या है? इसमें पूछता है कि इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फ्यू एनिमल्स द प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अब कहता है कि जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके कंपोनेंट्स आपको आप पता होने चाहिए, हालांकि हमारी बुक में इतनी डिटेल से नहीं लिखे हुए, कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो कंपोनेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्लेन का। अब वो पूछता है कि इसका फंक्शन क्या है। तो स्टूडेंट्स हमेशा आपने याद रखना है कि कोलेस्ट्रॉल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक ही फंक्शन है, और वो ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन रखना। अब जितना फ्लूइडिटी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होगी उतना ही कम इफेक्ट जो होगा टेम्परेचर के पे पड़ेगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? करेक्ट ऑप्शन हुआ बीटा। अब बीटा क्या कहता है कि इनेबल्स मेम्ब्रेन टू स्टे फ्लूइड मोर इजीली व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सेल ड्रॉप्स। यही करेक्ट ऑप्शन है कि प्रेजेंस की जो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये स्टूडेंट्स के ये मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी मेम्ब्रेन की मेंटेन रखता है जब जो सेल का टेम्परेचर गिर जाए। अब हम सब जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो काफ़ी मोर फ्लूइडिटी वाली मेम्ब्रेन है एज कम्पेयर टू द सेल वॉल। सेल वॉल अब कहाँ प्रेजेंट होती है ये हम देखेंगे अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज में। ये एमसीक्यूज एक ही बार आया है, लेकिन मैंने कहा कि इसका कंसेप्ट काफ़ी अच्छा है और ये बात आपकी जो है वो बुक में नहीं लिखी हुई, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। तो ये आपने देख लेना है फिर से रिवाइंड करके। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज पे। अब सुनो देखिए नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है वो ये पूछता है आपसे कि कंपल है, सी ऑप्शन का करेक्ट है। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज हम ये सेल साइकिल के एमसीक्यूज शुरू होने लगे जो बार बार रिपीट कर रहा है नम्स अपने पेपर्स में। अब पहला एमसीक्यूज क्या है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब स्टूडेंट हर कोई जानता है कि साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो तो उसे बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, और अगर न्यूक्लियस की हो तो उसे बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। अब आंसर में देखें सी लिखा हुआ है, इसके हमने आंसर भी साथ के साथ किए हैं कि आपको जो है वो वीडियो की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो सके। अब स्टूडेंट से नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या कहता है? इसे जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि आप वो सेल साइकिल की बात चल रही है कि सेल साइकिल में कौन कौन से फेज होते हैं, टीलो फेज, एनाफेज, मेटाफेज और प्रोफेज। अब वो आपसे ये पूछता है कि वो फेज बताएं जिसमें जो आपके क्रोमोसोम है वो जो स्पिंडल फाइबर का इक्वेटर है वो उस पर अलाइन हो। अब कौन सी ऐसी फेज होती है? हमें सब पता है कि जो टीलो फेज है उसमें ऐसा नहीं होता है, ना एनाफेज में होता है। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मेटाफेज। मेटाफेज सेल साइकिल की वो फेज है स्टूडेंट जिसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो जो स्पिंडल फाइबर का जो इक्वेटर है उस पर अलाइन होते हैं। तो आपने इसका करेक्ट ऑप्शन क्या लगाना है? इसका करेक्ट ऑप्शन आपने लगाना है मेटाफेज। अब देखिए यहाँ पे काफी आसान एमसीक्यूज है। अगर आपने सेल साइकिल पढ़ी हुई, जरूरी नहीं है कि आपने 12th क्लास की पढ़ी हो, 9th क्लास के जो सेल साइकिल वाला जो चैप्टर है उसमें भी ये बात काफ़ी वाज़ेह तरीके से लिखी हुई है। अब स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो आया तो एक मरतबा था आपके नम्स के एग्जाम में, लेकिन हमने इसको लिया इस वजह से है क्योंकि ये काफ़ी ट्रिकी एमसीक्यूज था। मतलब कि ये बात को आपकी जो
है वो ओपनली बुक में नहीं लिखी हुई। तो क्या एमसीक्यूज है इसको आपको रीड कर देते हैं। तो ऑप्शन है, तो एमसीक्यूज ये है कि द बेस्ट स्टेज एट वी द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैन बी काउंटेड इन एनी स्पीशीज। अब वो कहते हैं कि सेल साइकिल की जितनी भी स्टेजेस हैं, चाहे टीलोफेज हो गई, एनाफेज हो गई, मेटाफेज हो गई या प्रोफेज हो गई, उसमें से कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें हम किसी भी जो स्पीशी है उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम को काउंट कर सकते हैं। अब आप सोचिए आपके जहन में क्या आता है, ये क्या ये टीलोफेज है, मेटाफेज है, लेट एनोफेज है, या फिर आपकी जो है वो लेट प्रोफेज है। अब स्टूडेंट देखें, अगर आपके पास इसका कंसेप्ट अच्छा होगा तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं कि जब भी, अब एक बात याद रखिए कि जब भी जो आपकी जो स्पिंडल फाइबर की इक्वेटर है उस पर जब भी जो क्रोमोसोम जो है वो लाइन रखिए, तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो मेटाफेज होगा कि मेटाफेज में हम किसी भी स्पीशी के नंबर ऑफ क्रोमोसोम को काउंट कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि उस सारे के सारे स्पिंडल फाइबर की इक्वेटर पर लाइन हुए होते हैं। अब नेक्स्ट एमसीक्यू ये स्टूडेंट के जो बल्बियानी रिंग्स हैं वो कहाँ फाउंड होते हैं। तो उसने बल्बियानी रिंग्स का जिक्र आपकी एफएससी की बुक में अगेन नहीं किया हुआ, हम बता देते हैं कि बल्बियानी रिंग्स जो है वो आपके पॉलीटीन क्रोमोसोम्स के पफ्स हैं। तो अल्टीमेटली पफ्स हैं, तो बल्बियानी रिंग्स जो है वो क्रोमोसोमल रिंग्स ये प्रेजेंट कहाँ होंगे, अल्टीमेटली आपके पॉलीटीन क्रोमोसोम्स पे। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है इसका डी। अब ये बात जो है वो आपके एफएससी बुक्स में नहीं है, तो इसको आपने लिख लेनी है क्योंकि ये बात 2 मरतबा पूछी है नम्स के एग्जाम में। अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट आपका एमसीक्यूज है वो ये पूछता है कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमेशा माइटोसिस और मेयोसिस के दरमियान जो है वो गायब हो जाता है। अब देखिए, क्या प्लास्टिड्स का हो सकता है, प्लास्टिड नहीं हो सकता क्योंकि प्लास्टिड सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। क्या प्लाज्मोमेम्ब्रेन हो सकता है। तो स्टूडेंट्स का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है न्यूक्लियोलस एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जब भी जो स्टूडेंट मायोसिस या माइटोसिस की सेल डिवीजन जब भी होती है तो आपको जो न्यूक्लियोलस है और न्यूक्लियर में जो आपका जो है वो गायब हो सके ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, चाहे वो माइटोसिस हो चाहे वो मियोसिस हो। अब स्टूडेंट इसके जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, जल्दी जल्दी हम एमसीक्यूज डिस्कस करें ताकि आपका टाइम जो है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो। जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है उसमें पूछता है कि जो सेंट्रोसोम है उसकी डुप्लीकेशन किस फेज में होती है। अब स्टूडेंट इस बात को आपने याद रखना है कि जो सेंट्रोसोम है उसकी डुप्लीकेशन कब होती है। ये एमसीक्यूज अभी आपसे जो है वो 2-3 मरतबा पूछ लिया था आपके नम्स के एग्जाम में, हालांकि एक सिंपल सी स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन इसके पढ़ देता हूँ। ऑप्शन है एस फेज, G1 फेज, G0 फेज या एम फेज। तो स्टूडेंट्स का जो करेक्ट आंसर है कि कब होती है सेंट्रोसोम की डुप्लीकेशन, वो है एस फेज। आपके जो एस फेज यानी कि सिंथेसिस फेज है, इसी में ये आपका जो सेंट्रोसोम है इसकी डुप्लीकेशन होती है। और ये भी एक एमसीक्यू पूछा गया था कि रेस्टिंग फेज कौन सी है। अब काफ़ी बच्चे इस पर G0 फेज लगा देते हैं, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन है कि रेस्टिंग फेज होती है आपकी इंटरफेज सेल साइकिल की, और सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन कब होती है, एस फेज में यानी कि सिंथेसिस वाली फेज में। अब स्टूडेंट ये बातें आपकी जो है वो नहीं लिखी हुई बुक में, तो हम बता देते हैं आपको कि कौन सा चेक पॉइंट है जिसे रिस्ट्रिक्शन पॉइंट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका G1 चेक पॉइंट है पे आपका जो सेल है वो सेल साइकिल में इंटर होने वाला होता है, इसलिए सेल का साइज देखा जाता है वहाँ पे, और उसकी जो है वो डीएनए का कोई डैमेज तो नहीं, ये देखा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है G1 चेक पॉइंट इज नोन एज द रिस्ट्रिक्शन चेक पॉइंट। अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो आपसे ये पूछता है कि आप ये बताएं कि कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें जो आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उसकी सेपरेशन होती है। अब ये बात आपकी इजीली जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है कि भाई आपकी जो एनाफेज है उसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स की सेपरेशन होती है। तो यहाँ बता देंगे कि द सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स अकर इन द एनाफेज। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो गया एनाफेज। अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जो नेसेसरी है क्वालिफाई करने के लिए G2 चेक पॉइंट को। अब देखिए चेक पॉइंट्स आपकी एफएससी की बुक्स में नहीं लिखे हुए, जबकि चेक पॉइंट्स आपके पूछे जा रहे हैं नम्स के एग्जाम में, तो अपने काफ़ी ध्यान से रख लेना है। इससे पहले हमने बात की थी G1 चेक पॉइंट की। G1 चेक पॉइंट को बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन चेक पॉइंट। वजह ये कि ये सेल साइकिल में एंटर होने से पहले रिस्ट्रिक्ट करता है सेल को कि सेल का साइज ठीक है, सेल में कोई डीएनए डैमेज तो नहीं हुआ। अगर सब कुछ सही होता है तो सेल को सेल साइकिल कंटिन्यू करने देता है। अब स्टूडेंट यहाँ पर वो पूछता है कि G2 चेक पॉइंट को क्वालिफाई करने के लिए किन बातों का होना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखिए कि जो G2 चेक पॉइंट है इसके आगे जो है वो आपके सेल की जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन के बाद स्टार्ट होना है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बीटा। अब बीटा क्यों, क्योंकि आपकी कंप्लीट एंड एक्यूरेट डीएनए रेप्लिकेशन जब तक नहीं होगी तब तक जो है वो G2 चेक पॉइंट को सेल आगे पास आउट नहीं कर सकेगा। तो करेक्ट ऑप्शन 9 का क्या हुआ, बीटा ऑप्शन, कंप्लीट एंड एक्यूरेट डीएनए रेप्लिकेशन। अब नीचे हमने आंसर को मेंशन भी किया हुआ ताकि आप जो है इजीली देख भी सकें। अब सुनो जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी मरतबा आपके नम्स के एग्जाम में आया हुआ है, और वो है क्या, वो है इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स बिकम डिस्टिंक्ट थ्रू अ लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग दिस स्टेज। अब आपने
आपने वो स्टेज बतानी है जिसमें जो है वो आप लाइट माइक्रोस्कोप के जरिए इजीली जो है वो डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम को देख सकें। यूजली स्टूडेंट्स क्या होता है कि इस फेज से पहले जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो एक गुच्छे की फॉर्म में होते हैं, यानी कि वो एक दूसरे से अलग नहीं होते, डिस्टिंक्ट नहीं होते, तो कोई पहचान नहीं हो सकती कि कौन सा क्रोमोसोम कौन सा और कौन सा है। तो इस फेज के बाद जो है वो पहचान हो जाती है। और वो फेज कौन सी है? वो फेज है स्टूडेंट प्रोफेज। प्रोफेज में जो है वो आप देख सकते हैं कि अपने क्रोमोसोम को डिस्टिंक्ट और डिस्टिंक्ट लेवल पे अपने क्रोमोसोम को पहचान सकते हैं। तो उसका ऑप्शन एमसीक्यूज क्या है? एमसीक्यूज है इंडिविजुअल क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट थ्रू अ लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग दिस फेज, विच फेज? प्रोफेज। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा हुआ? ऑप्शन हुआ बी फेज, बीटा यानी कि प्रोफेज। तो स्टूडेंट ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो हमने काफी मेहनत करके आपके लिए इकट्ठे किए यहाँ पे और इसको डिस्कस भी किया इस वीडियो में। तो उम्मीद है कि वीडियो काफी पसंद आई होगी, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।